नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बात वहीं खड़ी है सियासत की। हुकूमत की तरफ से मसलसल इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि PMLN की टॉप लीडरशिप एक अहम शख्सियत से मिल रही है और नवाज़ शरीफ साहब की लीडरशिप से छुटकारा हासिल करके ख़ुद को लीडर बनाने की कोशिशें हो रही हैं। आज एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट जनाब शहबाज गिल साहब ने यही फरमाया। ज़रा सुनते हैं क्या कहते हैं। मरियम और पापा जो थे वो फंसे हुए थे, नाअहल हुए थे। अब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, उन दोनों के वाटर टाइट केस बन गए हैं। डील की बातें ये खुद करते हैं, हर जगह पर करते हैं। असी परसों मिल लिया जी, असी फलाने था फोन ते गल कर ली जी, फलाने दे नाल साडी गल तय हो गई। पिछले 2 महीने से इनके 4 बड़े जगादरियों ने ये काम शुरू कर लिया। उन्होंने अब ये मांगना शुरू किया कि जी हमें पता है इनका कोई फ्यूचर नहीं है शरीफों का। मेरे ख्याल में साहिब बात है, इसमें कोई मजाका नहीं। हिम्मत किया तो आगे बढ़े। ये जो 4 का ट्रायका है, इनकी भी ऑडियो आ रही है। इनमें से कुछ लोगों की आपस में बात करने की कि ये फड़े गए ने और पार्टी के उत्ते टेक ओवर कर ली है। नाज़रीन, हुकूमत जो कल से यलगार कर रही है, हुकूमत के मिनिस्टर, स्पेशल असिस्टेंट्स, एडवाइज़र्स कल से जो यलगार कर रहे हैं PMLN के ऊपर 4 लोगों की, वो बात इस हद तक बड़ी है, उसका चर्चा इतना बड़ा, इतना बढ़ गया ये चर्चा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को बाकायदा इसका जवाब देना पड़ा। ऐसी खबरें क्रिएट ना करें, ऐसी खबरें फैब्रिकेट ना करें, तो क्या वो मीडिया को ये खुली आज़ादी दे दें कि मीडिया जो है वो महंगाई पे बात करे? वो और क्या करें बेचारे, वो आपको फ्री हैंड तो नहीं दे सकते। नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक MNA, एक MPA अल्लाह ताला के फजलो करम से नहीं टूटा और नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। गुजरात के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे मुझे ये साफ लगता है कि इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। मरियम नवाज साहिबा ने एक लूज़ बॉल दे दी PTI को, ये कह के कि महीनों और हफ्तों की बात नहीं है, मुझे चंद दिनों की बात लग रही है। इस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब से रहा नहीं गया। मरियम नवाज की तरफ से एक बयान सामने आया कि हुकूमत महीनों की नहीं बल्कि दिनों की मार है, खत्म होने वाली। तो उसके साथ मरियम के वो भी लगा दिया करें ना, 31 दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। हंसते हैं ये नहीं, लेकिन एक दिन पहले एक सर्वे ऐसा आया है जिसमें पता चलता है कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 ही जमातें, अगला इलेक्शन जब भी होगा इसमें पाकिस्तान में 2 ही सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ मार्का आ रहा है। एक गालिबन फ़ीसद का एडवांटेज दिखाया सर्वे ने PMLN को और उसके पीछे चल रही थी तहरीक इंसाफ। सो 2 बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान के अखाड़े में नज़र आती हैं सर्वे करने वालों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रह चुके हैं, PMLN के अहम रहनुमा। वेरी वार्म वेलकम टू खुर्रम दस्तगीर साहब। मुझे उसके अलावा ज्वाइन कर रहे हैं PTI के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब। दोनों की जोड़ी हमेशा हमारे साथ होती है। सेनेटर साहब लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ाते भी रहे हैं, चेयरमैन है सेनेट ह्यूमन राइट कमेटी के। वेरी वार्म वेलकम टू सेनेटर साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब, मेरा ख्याल है बाकी बात तो ठीक थी उनकी कि कोई छोड़ के नहीं गया नवाज शरीफ साहब को, किसी ने भी नहीं छोड़ा और ये गालिबन है कि ये बना रहे, लेकिन एक कम से कम उन्होंने लूज बॉल ये दे दी कि हुकूमत चंद दिनों में ही जाने वाली। ऐसा तो नहीं लग रहा? देखिए, ऐसे निकल गया उनके मुंह से जल्दी में। नहीं, उन्होंने कह दिया, लेकिन सरप्राइजिंगली इस मामले में मुस्लिम लीग नून और DG ISPR का बयान एक ही है। उनका क्या बयान? कोई डील नहीं हो रही, कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जो मरियम ने कह दिया, मरियम बीबी ने कहा, उन्होंने कह चंद हफ्तों या महीनों की बात नहीं है, चंद दिनों में। वो जरा को ये नजर आ रहा है कि उनके अपने घर को आग लगी हुई है, लेकिन वो छत पे चढ़ के दूसरी जमातों में ताक झांक करे। मुझे आग कैसे लगी हुई है वज़रा के घरों में? जी, उनके घरों में यही क्राइसिस है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी जब बिल पास हुए हैं थर्सडे को, तो वो मेजॉरिटी तो शो नहीं करी। 168 ठीक है, उनके पास हमसे ज्यादा लोग पास करा लिए। हाँ, उन्होंने पास करा लिया, लेकिन उनके पास मेजॉरिटी जो अगर टेस्ट होता है इमरान खान साहब की एतमाद का, तो उनके पास अभी तो टेस्ट तो कर ही नहीं रहे आप लोग। देखें ना, किसी दिन हो सकता है टेस्ट, ये तो इसमें कोई बईद नहीं है। 25 जो सियासी गुफ्तगू है, इसमें मरियम नवाज साहबा की जो बात अहम है वो ये है कि वो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, गरीबों की जो 51 चीज़ें हैं उनमें जो 22% महंगाई आ रही है उससे तवज्जो हटाना है। जो यूरिया नहीं मिल रही पूरे मुल्क में उससे तवज्जो हटानी है। जो 38 रुपये यूनिट लोगों के 3 यूनिट हैं तो उनको 6-6 हज़ार के बिल आ रहे हैं, उससे तवज्जो हटानी है। उन्होंने जो है मुल्क में आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है, मुल्क में कर्जों का बहरान है, 20,700 अरब के कर्जे ये ले चुके हैं,
उस सब से तवज्जो हटाने का यही नतीजा है कि कभी ये 4 लोगों का गुब्बारा छोड़ देते हैं। तो हुकूमत जो है वो रिड्यूस हो गई है कि जी हमने गुब्बारे छोड़ने हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो रियासत मदीना के, यानी एक ऐसी हुकूमत जिसने गरीबों के गले काट दिए हैं, वो रियासत मदीना के किस मुंह से मजमून लिख रहे हैं? ये हुआ ना कि सुनने वाले को लगता है कि ये बातें पुरानी इसलिए हो गई कि हर दफ़ा आपने एक इरादा किया, मौज़ूम इरादा किया स्ट्रॉन्ग कि भी अब हम इनका रास्ता रोकेंगे। मिनी बजट में आप लोगों ने बहुत एक स्टैंड लिया, लेकिन नहीं इनका रास्ता रोक सके। अब तो लोगों को लग रहा है कि अब तो 2023 के इलेक्शन तक अब आप लोग आराम से ही बैठेंगे, कुछ नहीं हो सकता। जी देखिए, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है तो हम अपोजिशन है। ये तो पहले दिन से इप्सो फैक्टो पहले दिन ये है कि उनके पास ज्यादा लोग हैं, हमारे पास कम लोग हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना जो मज़ाहमत का एजेंडा है, जो रजिस्ट करना है, बस उस दिन रात 12 बजे हम भी बैठे थे, वो भी बैठे थे, हमने मज़ाहमत की। और इस दफा अपोजिशन ने यह फैसला किया था कि हमने वॉकआउट करके हुकूमत को फ्री हैंड नहीं देना। हम उस वक्त तक बैठे रहे जब तक इमरान खान साहब उठकर नहीं चले गए। तो हमने उनको रेजिस्ट किया, और जिस तरीके से फिर जब हमारी मौजूदगी की वजह से हुकूमत को, और मैं बड़ा सोच समझ कर ये लफ्ज इस्तेमाल कर, फाशिस्ट तरीके से बिल पास कराए गए उस दिन। नॉट द मिनी बजट पे एक बहस हुई, लेकिन उसके बाद जो अचानक बाकी बिल, फाशिस्ट तरीका क्या था? फाशिस्ट तरीका ये था कि आप मतलब, यानी आप हैरान होंगे डॉक्टर साहब कि डिप्टी स्पीकर साहब ने ये कहा कि जी स्टेट बैंक का बिल है ना, बड़ा तवील बिल था, उसमें कोई गालिबन 52 शिकें हैं जो थी। उन्होंने कहा जी मतलब एक शिक से 33 तक पड़ी हुई तस्वर की जाए, और जिसको मंजूर है, किसी ने हाँ और ना भी नहीं कहा, वो बस पढ़ ही गए हैं। उन्होंने कहा ये मेरे ख्याल में हाँ वाले मेजॉरिटी में है। और वो एक पूरी बड़ी भयानक वीडियो बनेगी पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख की, जिसमें किसी की बात नहीं सुनी, किसी को बहस का मौका नहीं दिया। एक बड़ा अहम बिल था स्टेट बैंक की, जो खुद काउंटिंग तो हुई नहीं थी, वैसे काउंटिंग तो हुई नहीं ना, उन्होंने कराई नहीं। यहां तक कि स्पीकर से भी हमारी बजट पर भी ये बहस हुई, और ये बड़ी अहम बात है। देखिए हर क्लॉज फर्क है ना। मसलन एक क्लॉज ये कहती है कि आपने पेन पे टैक्स लगा दिया, दूसरी क्लॉज कहती है आपने दूध पर टैक्स लगा दिया। उनके ऊपर अलग-अलग वोटिंग होनी है ना। रसूल ये है, स्पीकर साहब ने कहा आपने एक दफा वोटिंग करा ली, हम वो जीत गए, लिहाजा मैं दोबारा वोटिंग नहीं कराऊंगा। तो ये भी फाशिस्ट तरीका है कि भाई हमारा हक है कि हम हर क्लॉज के ऊपर चैलेंज करें कि आप अपने बंदे काउंट करें। एक दफा काउंट कराया, फिर काउंट ही नहीं कराया, फिर भाग गए उससे, क्योंकि उनके अपने बंदे वहां से जाना शुरू हो गए थे पहले काउंट के बाद। तो ये टेक्निकल डिटेल्स हैं। असल इशू यही है कि हुकूमत किसी भी मामले में पाकिस्तान की हाकमियत को कंट्रोल करने में नाकाम है। इसीलिए गुब्बारे आते हैं कि 4 बंदे उधर चले गए। भाई इससे क्या मकसद है? क्या अगर तो 4 बंदों के जाने से किसानों को यूरिया मिलना शुरू हो जाएगी, अगर 4 बंदों के जाने से जो है हम ठीक है, हम कहते हैं अच्छा जी हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हुकूमत डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, गैस डिलीवर करने में नाकाम है, पूरे मुल्क में अगर आप पूछेंगे बशमूल इस्लामाबाद पिछला पूरा हफ्ता बिजली का सख्त बहरान आया है, यानी गैस भी बंद, बिजली भी बंद, लेकिन हुकूमत नाकाम है। अब उनको क्या जवाब है उसका कि जी जनाब ये देखिए ये तो 4 बंदे मिलने चले गए। तो लिहाजा बड़ा कैटेगोरिकल बात है, जो भी होगा इंशाअल्लाह आईन पाकिस्तान के तहत होगा। और मुस्लिम लीग नून, और अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पीपल्स पार्टी भी हमें ज्वाइन करेगी। किस चीज में? फ्रेश इलेक्शंस में हमें साफ शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात। 25 तारीख को जो मीटिंग होनी है पीडीएम की, उसमें क्या होगा? जी ये एक प्रपोजल आएगा कि क्या हमें पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए जो 27 फरवरी को आना चाहते हैं, या पीपल्स पार्टी को दावत दी जाएगी कि वो 23 मार्च के हमारे उसमें शामिल करें। लेकिन असल मकसद यही है कि जो हाइब्रिड निज़ाम है जो कायम किया गया था 2018 में, अब मुकम्मल तौर पर इन्हदाम हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है, और अब कोई चीज इसको उठा नहीं सकती सवाई ये कि कहते रहे जी कि रियासत मदीना और वही डाकू चोर कहानी। भाई आपने भी क्लिप सुनाया है कि जी हमने वाटर टाइट केस बना लिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केस है FIA में, वो एन वही केस है जिस पर नैब ने उनको 7 महीने जेल में रखा, ठीक, इन्वेस्टिगेशन की, और अदालत में एक कागज का टुकड़ा सबूत देने में नाकाम रहे। तो जो काम नैब नहीं कर सका वो FIA कैसे करेगा? सेनेटर वलीद साहब 25 तारीख को पीडीएम की मीटिंग हो रही है, और खुर्रम दस्तगीर साहब की बातों से ऐसा लगता है कि एक बार फिर पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठे हो सकेंगे और एक बार एक नई मूवमेंट का आगाज हो सकेगा। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा? कोई खौफ, कोई कंसर्न, कोई खदशा?
नहीं जी, हम कभी भी इनसे खौफजदा नहीं हुए। जब हम अपोजिशन में थे तब भी इनसे खौफजदा नहीं थे, और जब हम गवर्नमेंट में हैं तो इनसे बिल्कुल खौफजदा नहीं है। ये एक इधर जा रहे हैं, ये एक इधर जा रहे हैं, एक इधर मार्च कर रहे हैं 27 तारीख को फरवरी की। चले खौफजदा के लफ्ज को निकाल दें, लेकिन ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे आपके हिसाब से? नहीं, कोई तशवीश नहीं है। देखें ना, एक तो माशाल्लाह आपने कहा ना कि ये खुर्रम साहब की और मेरी जोड़ी हमेशा आपके प्रोग्राम पे होती है, वो मुझे नूर जहां का पंजाबी गाना भी याद आ गया कि तेरी मेरी जोड़ी बड़ी टेच रहेगी। इन्होंने बड़ा लंबा लेक्चर दिया है अभी बहुत सी चीज़ों पे। ये अपना टाइम नहीं इन्होंने बताया, जिस असेंबली में पता नहीं उनमें थे या नहीं थे। जिस तरह 13वीं तरमीम जब मंजूर हुई, सारे रूल्स को रिलैक्स करके आईनी तरमीम, क्योंकि क्या था जी इसमें कोई 58(2)B को इन्होंने हटाना था और क्या कुछ करना था। ये मैं 1997 या 98 की बात कर रहा हूं कि कानून साजी जिस तरह ये करते रहे हैं। और माशाल्लाह अगर 15वीं तरमीम जिस आपने वो प्रपोज थी अमेंडमेंट, आपने पीरजादा साहब देखी होगी, वो तो अल्लाह की पनाह, मियां नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन जिसमें बनना चाहते थे, वो तो चले जो भी हुआ वो हुआ, उसके बाद वो नहीं चल सकी। लेकिन जहां पे इस तरह की सोच बैकग्राउंड में हो तो जिस तरह का लेक्चर इन्होंने भी दिया है ये मेरा ख्याल फिट करता नहीं है। एक और बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं 25 तारीख वाली बात के ऊपर जरूर आपका जवाब दूंगा, लेकिन ये जो इनका ये कहना है कि हम गुब्बारे उड़ा रहे हैं और मिनिस्टर्स गुब्बारे उड़ा रहे हैं, एक कैबिना के मेंबर ने तो आज कहा है कि इसकी ऑडियो टेप भी अभी सामने आने वाली है इस गुफ्तगू की। और मैं गुब्बारे को डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं धुएं से। गुब्बारे के बजाय मैं धुएं का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्योंकि अंग्रेजी का एक मकूला है कि धुआं तभी होता है जब कोई ना कोई आग होती है, यानी कि देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर। सो यकीनन अब मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है जो मेरे वो कॉलीग्स हैं जो कि काबीना में है उनके पास है, या जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के जो मुशीर हैं। सेनेटर साहब जी, इस सारे आर्ग्यूमेंट में, इस सारी दलील में एक प्रॉब्लम यह है कि 2018 से अब तक 3.5 बरस में 300 दफ़ा हम ये सुन चुके हैं। शुरू में बहुत तवक्को थी कि नवाज शरीफ के लोग उनका साथ छोड़ देंगे, वो अब ताकत में नहीं रहे हैं, बाहर चले गए हैं, उनकी कन्विक्शन हो गई है। लेकिन कोई भी मेन बंदा जो है वो PMLN से, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा कि कोई भी पीछे हटा है। कोई ऐसा बंदा आपके जहन में आता है जिसने छोड़ दिया नवाज शरीफ को? आप चलें उन 3 सालों में अभी बज़ाहिर या बाज़ाब्ता तौर पे एलानिया मैं तस्लीम करता हूं कि किसी ने नहीं छोड़ा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अंदरून खाने या जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं कोवर्टली। और मैं एक मिसाल जरूर देना चाहता हूं जिसका ताल्लुक इस हुकूमत के आने से बाद का तो नहीं है, लेकिन उससे पहले का है, और मेरे ख्याल में वो बड़ी एक कलीदी मिसाल है जो मैं देना चाहता हूं, और वो है चौधरी निसार अली खान। और मैं समझता हूं वो काबिल एहतराम ऑनरेबल आदमी है, और उन्होंने जो बातें की थी जब उन्होंने अलहदगी इख्तियार की अपनी पार्टी से, वो भी काबिल जिक्र हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं किस तरह से अपने से आधी उम्र के लोगों के आगे यस सर या यस मैम कहूं, तो मैं यकीन से कह सकता हूं, और मुझे अंदाजा है उनकी क्या लॉयल्टी रही है मियां साहब के साथ दहाइयों के ऊपर मुहित। लेकिन जब इस तरह का उन्होंने तरीका इख्तियार किया जो अब कर रहे हैं, और ये सबको पता है, ये जो मौरूसियत है, ये भी एक पूरा अलहदा एक टॉपिक है कि पाकिस्तान में जमहूरी अमल जो है, ये जिसको हाइब्रिड जो बहुत सी चीजें कहते हैं, जमहूरियत पाकिस्तान। अब मोहित साहब आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बड़ा लिटरेचर है इसके ऊपर कि पाकिस्तान में जमहूरियत की को जड़ें उसकी मजबूत होने की एक वजह ना होने की, एक वजह जो है जड़ों के मजबूत ना होने की, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं होती और हकीकी जमहूरियत नहीं होती। और PTI से पहले तो अभी ये 2 ही पार्टियां थी, और उनका तरीकाकार क्या है ये आप सबको पता है, और कोई बईद नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सारे नॉलेज को और इस सारे लिटरेचर को जानते हुए, इस सारी तहकीक को जानते हुए, मेरे पास कोई बराह रास्त नॉलेज और इंफॉर्मेशन नहीं है जो काबीना के अराकीन के पास है, लेकिन कोई बईद नहीं है कि लोग ये 4-5 लोग बिल्कुल तैयार हों कि जी जान छूटे इस मरूसी सिस्टम से और हमें भी कोई मौका मिले, क्योंकि इनको तो मौका कोई नहीं मिलना और ना कभी मिला है। ये आप देख रहे हैं कि वही हमेशा सफ़े अव्वल में तो बैठे होंगे, लेकिन फर्स्ट अमंग इक्वल्स कोई नहीं है, वो फर्स्ट ही है, वो इक्वल्स पीछे ही है उनके, ये वो है। और कोई ऐसे बईद नहीं है और कोई गुब्बारे नहीं उड़ाए जा रहे, ये मेरा अपना अंदाजा भी है। और जरा रुकिए, मैं ब्रेक से पहले और जिन जो ये कह रहे हैं यकीन है कि वो नॉलेज रखते हैं, ये महसूस करते हैं कि चूंकि आपकी जरा रुके खुरम साहब, इस बात में वैसे बड़ी हकीकत है ना कि आपकी पार्टी के अंदर मौरूसियत बहुत है, मतलब नौजवान लीडर हैं ना, MP रही हैं, मैंने रही, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं, सारी पार्टी उनके सामने। उनके पास क्या होता है देखिए ना, लेकिन नायब सदर है, मैं भी नायब सदर हूँ। नहीं, पावर तो उनकी आपसे ज़्यादा।
मतलब उनके वो तो देखे ना, वो तो लीडर मानी जा रही हैं पार्टी की। वो जो चौधरी निसार की बात कर रहे हैं वही बात है नहीं, कि उनकी हिस्ट्री पार्टी के मुंतखब सदर शहबाज शरीफ हैं, जिनकी उम्र भी जो मोहतरम चौधरी निसार साहब के बराबर है, जिनका तजर्बा गालिबन उनका तो निसार से कोई झगड़ा ही नहीं है। हाँ, तो उनकी गवर्नेंस तो सदर वो है ना, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो है। जब वो कह रहे हैं चौधरी निसार ने कहा कि अपनी उम्र से आधी उम्र के लोगों की मैं बातें नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मेरी सेनेटर साहब से गुजारिश है कि उनके अपने घर को आग लगी है लेकिन वो दूसरे घरों में ताक झांक रहे हैं कि अच्छा जी तुझे गारिज की हो रही है। पॉइंट इज कि आग क्या लगी हुई है? आग ये लगी हुई है, मैं फिर कह देता हूं, 22% सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, ये आग लगी हुई है। आग ये लगी हुई है और इसलिए हम कहते हैं कि गुब्बारे उड़ाते हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ वुज़रा जो हैं, सुनिए मरूसियत है आपकी, मरूसियत एक खानदान है, बहन भाई रिश्तेदार सारे जो हैं, तो पीटीआई में कितनी मरूसियत? कहां है इमरान खान का कौन सा रिश्तेदार है इस पार्टी में? फिर इमरान खान के बच्चे कहां हैं? इमरान खान के बच्चों को क्या बता दें, मुल्क से बाहर है ना? हाँ, नहीं, तो वो क्यों कहते हैं कि जब दूसरों को क्यों इल्जाम देते हैं कि उनके बच्चे मुल्क से बाहर क्यों, जब उनके खुद अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं? आप और बहुत सारी बातें, कौन सी मरूसियत है अभी तक पार्टी में? पार्टी की लीडरशिप किसके हाथ में गई है जिसको आप कहें कि वो अगली नस्ल? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज, सुलेमान शहबाज, यही ताकतवर शख्सियात है ना इस पार्टी के। आप शाहिद खाकान अब्बासी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन है? शाहिद खाकान अब्बासी, वो वज़ीर आज़म। क्या शाहिद खाकान अब्बासी फ्यूचर 2023 में इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर खड़े होंगे? हो सकते हैं, हो सकते हैं। हाँ, इज दैट पॉसिबल? लोग भूल जाते हैं उन्हें, अगर चूंकि सेनेटर साहब को बड़ी पुरानी मिसालें याद है ना, हालांकि वो इस तरह की मिसालें दे रहे हैं कि जिस दिन वो वाकया हुआ था, आज वो पाकिस्तानी शहरी 25 साल का हो गया होगा जब वो वाकया हुआ। कौन सा? मेरी पूरी जनरेशन गुजर गई ना। कौन सा? ये जो 13वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, और ये 25 क्वार्टर सेंचुरी ओल्ड बातें हो गई 97। हाँ, तो 97 से आप निकाल लेना कितना है, 25 साल हो गए। तो लिहाजा नहीं, वो अगर पुरानी बात करनी है तो फिर 1990 में जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई तो गुलाम हैदर वहीं चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। वो कौन थे? वो शरीफ थे कोई? वॉज ही पार्ट ऑफ द शरीफ फैमिली? नो, ही वॉजंट पार्ट ऑफ द शरीफ फैमिली। वो एक पार्टी के लीडर थे, पार्टी के कारकुन थे, उनको पार्टी ने 3 साल ऑनर किया जब तक हुकूमत टूटी नहीं। तो ये कहना कि ये मरूसियत है, ये एक नई कहानी है, ये एक नए रेड हेरिंग है। असल इशू ये है कि शहबाज शरीफ जो इस वक्त पार्टी के सदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान का वो सूबा चलाया है जो 121 मुल्कों से बड़ा है आबादी दुनिया में, दुनिया में, ठीक है, ये 121 मुल्कों से बड़ा है। 10 साल इंतहाई कामयाबी से, डेवलपमेंट के लिहाज से, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिहाज से, लोगों को डिलीवर करने के लिहाज से उन्होंने बेहतर, वो पार्टी के सदर हैं। तो कहां से मरूसियत है? ये बेमकसद की कहानियां उड़ाते हैं, क्योंकि मरूसियत तो फिर जॉर्ज बुश की फैमिली में थी, कैनेडी तो नहीं। अमेरिका में ठीक है, यहां 6% नहीं, अमेरिका में ठीक है, यहां ठीक नहीं है। यहां जो % है, पाकिस्तान में लोग एग्जांपल दे देते हैं, स्टैटिस्टिकली अमेरिका में डिनेस्टिक पॉलिटिक्स 6% रही है आप 20वीं सदी में। नौशहरा में खटक खानदान के 7 लोग असेंबलियों में हैं इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कितने लोग वहां जो बैठे हैं बशमूल हमारे वजीर खारजा के जो मरूसी चल रहे हैं, उनका बेटा आज MNA, वो मरूसियत नहीं है। तो देखिए, अपनी रैंक्स में मरूसियत को कहना कि नहीं ये तो क्या हो गया। बात यह है कि अगर मुंतखब शख्स हैं तो फिर वजीर खारजा का बेटा अगर मुंतखब है तो शहबाज शरीफ का बेटा भी मुंतखब है। और मेरी गुजारिश है जो एक बात मैं अहम करना चाहता हूं, पाकिस्तान के अवाम को यह फैसला करने दें कि उन्होंने किसको इलेक्ट करना है। आप या मैं बैठ कर नहीं कह सकते कि शख्स को इलेक्ट ना करो। अगर उनके पास चॉइस ही यही है तो किसको इलेक्ट करेंगे? चॉइस हमेशा चॉइस वाली 25 लोग खड़े होते हैं। चलो इस पे मजीद बात करते हैं ना कि सेनेटर वलीद इकबाल साहब, एक ब्रेक लेते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब की बात से मुझे समझ आया, वो समझते हैं कि PMLN में कोई ऐसी भी मरूसियत नहीं है जो PTI में ना हो। वो ये समझते हैं कि PTI के रैंक एंड फाइल के अंदर भी बहुत मरूसियत है और डिनेस्टिक पॉलिटिक्स है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और ये भी देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब किस नेगोशिएशन और किस मेडिएशन की बात कर रहे हैं अपोजिशन के साथ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं चलता हूँ सेनेटर वलीद इकबाल साहब की तरफ। थोड़ा सा डिबेट को सम अप भी कर दूँ कि अब से पहले की जो डिबेट हो रही है प्रोग्राम के पहले हिस्से में, उसका ताल्लुक उस 48 घंटे की डिबेट से है जिसका तहरीक इंसाफ के लीडरान ने आगाज़ कर रखा है। तहरीक इंसाफ के लीडरान अपने इल्ज़ामात से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि PMLN के अंदर कम से कम 4 लीडर ऐसे हैं जो शरीफ ख़ानदान की जो मरूसी सियासत है, उसका जो डिनेस्टिक होल्ड है पॉलिटिक्स में, उससे तंग हैं।
उससे नाला हैं और वो इस मुल्क में अहम शख्सियात को मिल के ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें भी आगे आने का PMLN को लीड करने का मौका दिया जाए। ये वो थीम है जिसे तहरीक इंसाफ बिल्ड कर रही है। जवाब खुर्रम दस्तगीर साहब ये कहते हैं, ऐसा ज़ाहिर है मरियम भी कह रही हैं कि ऐसा है ही नहीं, लेकिन खुर्रम ये भी कह रहे हैं कि मोरूसी सियासत को आप इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट के ज़रिए ये कह के इस्लामाबाद से ख़त्म नहीं कर सकते कि फ़लाँ शख्स के बेटे को या हमजा शरीफ को या फ़लाँ शख्स को वोट ना दें। इसका कोई हल नहीं है। अगर लोग चाहते हैं कि किसी को वोट दें तो फिर ठीक है, फिर पोलिसी सियासत ठीक है। वलीद साहब, आप जवाब में क्या कहेंगे? कि जी ये इनका मौक़िफ़ है, मुझे तो नहीं लगता कि आपने भी इसको बाई किया है कि ये मौरूसियत नहीं है। ये जो गुलाम हैदर वाई साहब का 1990 का ये बता रहे हैं, वो मुझे उन्होंने 1997 का कहा जो कि 25 साल पहले था, तो वो उससे मज़ीद 7 साल और पीछे था जब मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब, उनके बच्चे जो थे वो बिल्कुल या स्कूल गोइंग थे, शायद उनमें से एक आधा कभी पैदा भी ना हुआ हो, तो वो तो बालगबाग में हुए हैं। तो उस वक्त गुलाम हैदर वाई साहब जो हैं वो CM थे और मियाँ शहबाज शरीफ भी उस वक्त आधे एंटर हुए थे पॉलिटिक्स में। और उस वक्त आई थिंक पहला इलेक्शन था और उन्होंने कौमी असम्बली की एक सीट पे वो आप ये कह रहे हैं उस वक्त शरीफ खानदान अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ था, इतना इंट्रेंच नहीं हुआ था। नहीं, अभी वो ग्रूम किए जा रहे थे और एक्चुअली मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त शॉट्स भी कॉल नहीं कर रहे थे इतनी ज्यादा, क्योंकि वो PMLN तब बनी भी नहीं थी, वो IJI एक कोalition थी जिसकी हुकूमत थी और जिसकी बाद में इंकशाफ हुआ कि जनरल हमीद गुल ने इसको तश्कील दिया हुआ है। तो वो तो एक और एरा था, तो जितना माजी में जाएंगे वो और बहुत से मुर्दे निकलेंगे। मैं ये बात जरूर दोहराना चाहता हूं कि ना सिर्फ इधर मौरूसियत है बल्कि इधर मुकम्मल आमरीत है, और उसकी भी दलील मेरे पास जो है, और ये खुर्रम साहब अच्छा है प्रोग्राम में आए हुए हैं क्योंकि ये उसकी एक मिसाल है कि इन्होंने भी, और ये ना सिर्फ इनकी पार्टी बल्कि PPP में, और ये इसकी मिसाल आज से 2 साल कबल जब सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बिल जो है वो दोनों ऐवानों में आया था और वो कौमी असम्बली से होकर जब सेनेट में आया था, तो मैं उस वक्त डिफेंस कमेटी का चेयरमैन था, और किस तरह से इन सब के सेनेटर्स जो थे भीगी बिल्लियां बन के बैठे हुए थे और उन्होंने यूनानिमसली उस बिल को अप्रूव किया। और फरतुल्ला बाबर जैसे और एक दो और जो इनके पुराने हैं PPP से, इन्होंने अपने उसमें एतराज किया और खुलेआम उसके ऊपर जो है कहा कि जी देखें फैसले हम कुछ और, CEC में बात कुछ और होती है और फैसला हम पे कोई और मुसल्लत कर दिया जाता है उस तरफ। और उसके चंद दिन बाद खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी जाके थिंक फेस्ट एक वो यहाँ लाहौर में लिटरेरी एक वो हुआ था अभी इज्तिमा अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, वहां पे यही कहा, वही हूबहू वही बात जो फरतुल्ला बाबर साहब कर रहे थे कि जी हमसे हमारी राय जो है वो बेमानी है, बस हम पे मुसल्लत कर दिया जाता है और हम भी इस तरह हाथ खड़े कर देते हैं। ये इन्होंने खुद कहा हुआ है। सो ये मौरूसियत और आमरियत दोनों है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन पोलिटिकल पार्टीज इज वन ऑफ द रीजंस कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रूट जो है वो नहीं पकड़ती। सो इसलिए मैं इनसे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं। ये भले अपने आप को ये तसल्ली देते हो कि मौरूसियत नहीं है और आपको ये कहते हो जो मुझे लगता है कि आप भी जो है वो बाय नहीं कर रहे, मैं भी आप भी बाय नहीं कर रहे। बहरहाल मैं फिर एक और बात फिर से दोहराऊंगा कि देयर इज नो स्मोक। मैं इख्तलाफ कर सकता हूं, मैं क्वेश्चन तो फ्रेम कर दूं। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कही है ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, मैं उसकी तरफ भी आना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर वजाहत करूं कि बेसिकली वलीद साहब क्या कह रहे हैं। वलीद साहब की कह रहे हैं कि आपने जो एग्जाम्पल्स दी हैं 1991, 92, 93 की, उस ज़माने की पंजाब की, वो एग्जाम्पल्स इसलिए होल्ड नहीं करती कि उस वक्त शरीफ खानदान के ये बच्चे जो बालिग होकर ताकत के ऐवानों में आ चुके हैं और अब इनकी उम्र 40, 35 बरस की हैं, ये बच्चे थे उस वक्त। ये आप बात कर रहे हैं 30 साल से पहले की। अब की सिचुएशन ये है कि ये खानदान जो है ये PMLN को उसने कंट्रोल किया हुआ है। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को सबसे ज्यादा नुकसान 40 साल की आमरीत ने पहुंचाया है। वो क्यों नहीं बात करते? वो कह रहे हैं ये भी आमरीत है, खानदानों की जो आमरीत है। नहीं, देखिए मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो ताकत की बुनियाद पर पाकिस्तान पर रूल करती रही है, आप उसे डिनाई कर सकते हैं? असल में तो पाकिस्तान की जमहूरियत तरोड़ मरोड़ गई है उन 40 सालों की वजह से। आपकी पार्टी ने भी तो एक्सटेंशन के लिए वोट डाला ना? जी बिल्कुल डाला, गलत किया हमने। नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दे दिया। नहीं, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? बात ये क्या आपकी पार्टी में मुशावरत हुई? जी मुशावरत हुई, और मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि मेरे अलावा या 2-3 और लोग थे जिन्होंने इख्तलाफ किया, बाकी सब उस हक में। तो आपने फिर किधर वोट डाला? नहीं, आपने एक्सटेंशन के लिए नहीं डाला? मैंने वोट नहीं डाला, मैं नहीं किया उस दिन ऐवान में। लेकिन सवाल यही है कि पार्टी में मुशावरत का क्या मतलब है कि एक सबकी राय ली जाती है और जब ज्यादा राय एक तरफ हो तो वो पार्टी का फैसला बनकर पार्टी का डिसिप्लिन बन जाता है।
दैट्स द रूल। अब हम ये लाके हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, जब पार्टी का फैसला हो गया था तो हम सब उसके बाउंड थे। इशू में फिर मरूसियत में डिक्टेटरशिप में फर्क आप कैसे वाजे करते हैं? लोगों सुनने वालों को क्या बताएंगे आप कि एक खानदान है वो 40 साल से एक पार्टी को लेकर बैठा है, उसी में से बार बार चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, की लीडर्स बनते हैं, उन्हीं का कंट्रोल है सारी चीज़ों पे, खारजा पॉलिसी हो, डिफेंस पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, उसमें और एक मिलिट्री डिक्टेटर में क्या फ़र्क है? अगर डॉक्टर साहब आप ये सवाल, कॉमन आदमी की मिलिट्री डिक्टेटरशिप ये है, पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया है और पाकिस्तान की अवाम की राय के बगैर इस मुल्क पर दिहाइयां यानी डेकेड्स के तौर पे लोग मुसल्लत रहे हैं, जिनका पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल ना उस वक्त थे ना बाद में थे। आज जब आप ये कहते हैं मरूसियत है, मरियम नवाज अभी तक नवाज शरीफ के जवाब दे रही हैं, हमजा शहबाज शरीफ के जवाब दे रहे हैं। किसी ने पूछा है जनरल अयूब के खानदानों से कि जनाब आपने 10 साल मुल्क तोड़ दिया, उसकी क्या सजा आपको मिली है? आप किसी ने पूछा है जनरल जिया के खानदान से कि जनाब आपने पाकिस्तान को क्लाशनिकोव के, चाहे हम सब उसके बीच में साथी भी रहे, हम हवारी भी रहे, लेकिन द पॉइंट इज कि जो शख्स रिस्पॉन्सिबल था, नवाज शरीफ को आज तक भी सवाल कर रहे हैं 1990 का। जो लोग इस मुल्क को तोड़ गए, जिन लोगों ने इस मुल्क को क्लाशनिकोव, अमेरिकन एड के लिए क्लाशनिकोव के और टेररिज्म के हवाले कर दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को, अभी जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान को एक दफा फिर उस आग में झोंक दिया, तो उनसे क्या सवाल है? लेकिन मुशर्रफ का तो बेटा है नहीं ना सियासत में कि उसको सवाल पूछे। यही तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर आप अजरा करम, खुदा के लिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही गलत कंपैरिजन है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो आइन को रोंद कर, फाड़ कर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, वो आप उसको मरूसियत से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं ये नहीं क्या बात यह कि जो मरूसियत है वो वोट के जरिए, अगर हमजा शहबाज अगर वहां बैठे हैं, सुनिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने तो कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा, लेकिन वो फिर क्यों लीडर है? वो नायब सदर है मेरी तरह, मैं भी किसने बनाया नायब सदर? किस प्रोसेस से बनी है वो नायब सदर? वो पार्टी ने एग्री किया, पार्टी में नाम आते हैं, लोग करते हैं कि जी इसको बनाना चाहिए, इसको अब हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने एक अपने अवामी तरीके से अपने लिए अवामी पजीराई हासिल की है। जो मैं बात कर रहा हूं, या तो आप हमजा शहबाज का जो सूबाई हल्का, वो 2 दफा कौमी असेंबली के रुकन रहे हैं, आज सूबाई असेंबली के रुकन है। आप सूबाई असेंबली के वोटरों को जाकर कहें कि ये मोरूसी है, इसको वोट ना दो। मैंने हमजा की बात ही नहीं की ना। हमजा तो एक प्रोसेस से आ रहा है, तो मैं भी तो ये कह रहा हूं ना कि फिर आप उसको मोरूसी कैसे कह सकते हैं? अच्छा, उसको जब पाकिस्तान के अवाम ने वोट डाल दिया, बराह रास्त बैलेट बॉक्स पर जाकर वो कामयाब हो गया, आप कैसे उसको मरूसी कह सकते हैं? अच्छा, सेनेटर वलीद साहब पाकिस्तान का मुंतखब नुमाइंदा है, एंड लेट्स लीव इट एट दैट। सेनेटर वलीद साहब, आपने चूंकि इशारा किया था कि मरूसियत और डिक्टेटरशिप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और ये भी एक तरह की डिक्टेटरशिप है, ये भी आई रियली ऑब्जेक्ट टू दिस कंपैरिजन। नहीं, सेनेटर साहब ने कहा डिक्टेटरशिप का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सर साहब, इसको थोड़ा सा डिफेंड करें कि क्या मरूसियत भी एक आमरियत ही की शक्ल? जी, मौरूसियत का तस्वर आता ही बादशाहत से है, और बादशाहत एक आमरियत ही होती है। मुल्क का आइन तोड़ने वालों को आप कंपेयर कर रहे हैं। मैंने आपको आइन तोड़ने वालों को तो नहीं कर रहे, बेसिकली कह रहे हैं कि आमरियत से नहीं जी। और ये एक और बात मैं आपको ये भी बता दूं, अब ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसका भी कोई इनकार नहीं कर सकता, और ये खुद भी इनकार ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट इज हिस्टोरिकल फैक्ट। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी थे, उन्होंने भी अपनी सारी सियासी ट्रेनिंग जो शुरू की थी, और वो हासिल और सारी नशो नमा जो थी वो एक डिक्टेटर के गमले के अंदर पाई, और वो फील्ड मार्शल अयूब खान थे, जिसका भी इन्होंने नाम लिया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ जो है, उन्होंने भी अपनी 1981 से लेके 1988 तक की सारी सियासत जो थी वो जनरल ज़िया-उल हक के गमले के अंदर नशो नमा पाई, और उस बूटे को वो, बल्कि जनरल ज़िया-उल हक ने तो अपनी किसी तकरीर में कहा भी था कि यार मेरी उम्र इसको लग जाए, ये मियां नवाज शरीफ के बारे में ये कह के। और फिर उनकी बरसी के ऊपर कई साल आने वाले सालों में मियां नवाज शरीफ तकरीरों में कहते रहे कि जी मैं जनरल ज़िया का मिशन पूरा करूंगा। तो अब ये अगर मुझे आपने इस जगह पे डाल ही दिया है ये, और इस किस्म की डिबेट अगर शुरू हो ही गई है, तो मेरे पास तो कोई और चारा नहीं है कि मैं ये मिसालें भी दूं आपको जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, और ये हर जगह हिस्ट्री में ये दर्ज हैं, रिकॉर्डेड है मीडिया पर और प्रिंट में और हर तरफ। और यस, मेरा अपना जो है इसके बारे में व्यू वो यही है कि मौरूसियत जो है वो जाहिर है एक, चलें उस तरह की मिलिट्री डिक्टेटरशिप ना सही,
लेकिन विद इन अ पार्टी इट इज अ लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इज ए डिक्टेटरशिप, क्योंकि आप अपनी ही औलाद को और आने वाली नस्लों को मुसल्लत करते रहते हैं अपनी सेकंड टियर और दीगर लीडरशिप के ऊपर, तो वो डिक्टेशन ही होती है, उसका मौका नहीं मिलता किसी को कि जी, और अगर फिर उसमें इख्तलाफ हो तो फिर चौधरी निसार अली खान जैसे लोग जो हैं उनको फिर अलग होना पड़ता है। और आई डोंट नो अब उन्होंने अपने मुस्तकबिल का क्या फैसला किया है, लेकिन एक तो उन्होंने ये फैसला किया कि इस सिस्टम का वो साथ नहीं देंगे जो उनकी इतने सालों की, इतनी दहाइयों की पार्टी ने उनको फराहम किया, जब उनके लीडरशिप की अगली जनरेशन जो है वो बालिग हो गई और आगे उनको आगे रखने का मौका आ गया। सो मेरा आई होप सवाल का जवाब मैंने वाज़े तौर पे आपको जो है वो दे दिया है। तो यहां पर हम एक ब्रेक Yes. लेते हैं, जहां पर सेनेटर वलीद का मौरूसियत बेसिक is a कॉन्सेप्ट form of ये है कि dictatorship. मौरूसियत भी एक तरह की मिलिट्री डिक्टेटरशिप से उसे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मौरूसियत भी एक तरह की आमरियत है। जब एक सियासी जमात पे एक मौरूसी कंट्रोल होता है, डायनेस्टिक कंट्रोल होता है, तो उधर हकीकत वहां पे जमहूरियत नहीं होती है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती है, वहां पे लोग आज़ाद नहीं होते, उनकी विल नहीं होती है, वहां सिर्फ डिक्टेशन होती है। लेकिन मैं वापस आना चाहूंगा एक ब्रेक के बाद उस तरफ जहां पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तहरीक इंसाफ के लीडर जनाब फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि हम बड़े सीरियस हैं, हम कोशा हैं कि हम अपोजिशन से बात करना चाहते हैं। ये एक ऐसे मौके पे ये बात कही जा रही है जब तहरीक इंसाफ में चंद दिन पहले ही हुक्मरान जमात ने अपने मनी जो मिनी बजट था उसको पास करवा लिया, और बज़ाहिर में ऐसा लगता है कि इस वक्त उन्हें सियासी चैलेंज नहीं है। इस मौके पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि हम बहुत सीरियस हैं, बहुत सिंसियर हैं, और हम अपोजिशन से बात करना चाहते हैं मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिकल इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से। वो क्या बातचीत हो सकती है, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, बज़ाहिर एक ऐसे वक्त में जबकि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने अपने सियासी चैलेंजेस पर बहुत हद तक काबू पा लिया, लोग समझते हैं कि अब 2023 तक हुक्मरान जमात को कोई बहुत सीरियस सियासी चैलेंज नहीं है। ऐसे के मौके पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने एक बार फिर ये कहा कि हमें अपोजिशन के साथ बात करनी है इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के हवाले से। ज़रा सुनते हैं कि फवाद चौधरी का कहना क्या है। हमें अपोजिशन के साथ 2-3 अमूर के ऊपर बैठना चाहिए। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन के साथ एंगेज होना चाहते हैं। हम चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के जो प्रोसेस है उसके ऊपर अपोजिशन के साथ एंगेज होना चाहते हैं। लेकिन मसला यही आ रहा है कि अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर फोकस नहीं है। वो इस्लाहात से ज़्यादा उनको लगता है, मतलब उनको पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार लिए हैं। आपने सुना कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से, चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के हवाले से, इस किस्म की बहुत सी और चीज़ों में इस्लाहात करने के हवाले से बहुत सीरियस हैं, कोशा हैं कि हम अपोजिशन के साथ बैठना चाहते हैं, अफ़वाम तहीम करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं। लेकिन अपोजिशन की जमातों को मसलसल ये शक रहा है, ये गुमान है कि हर 6 महीने के बाद उनको लगता है कि हम हुकूमत को, ये निज़ाम को गिरा लेंगे, इसलिए कोई मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव पोलिटिकल डायलॉग जो है वो नहीं हो सका। यहीं से हम बात का आगाज़ करते हैं। जी खुर्रम दस्तगीर साहब। मेरे भाई फवाद हर 3-4 हफ्ते बाद ये भी गुब्बारा भी छोड़ देते हैं। अच्छा। अभी आपको याद है इन्होंने साल के आखिर में गालिबन 31 जनवरी को या 1 जनवरी को फरमाया था कि वी नीड टू रिड्यूस बिटरनेस, हम तल्खी कम करना चाहते हैं। फिर नवंबर में भी यही बात। ये क्यों करते हैं आपके ख्याल में? सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है? बिल्कुल सिंसियर नहीं है। और हम नैब लॉ पे तो इन पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। नैब चेयरमैन के ऊपर जो यही तो कह रहे हैं, कहते हैं आप उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए, जब भी बातचीत करते हैं इनकी तरफ से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और क्रिमिनल बिहेवियर आता है कि फिर वो वजीर खारजा कागज़ ला, देखे जी हम ये तो सौदा कर रहे हैं। भाई हम नैब लॉ में कोई सौदा नहीं करना चाहते, हम किसी लॉ में कोई सौदा नहीं करना। इलेक्टोरल रिफॉर्म, हाँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर कोई सीरियस हैं तो हमसे बात कर लें। हम तो बात कैसे पता चलेगा कि ये सीरियस नहीं? कैसे, अगर ये बात हमसे करें कि पाकिस्तान के किसानों को यूरिया कैसे देना है, उसके लिए अगर कोई लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगर बिजली की कीमत घटाने के लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, कोई मैकेनिज्म नया बनाना चाहते हैं, हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान के अवाम को गैस नहीं मिल रही, गैस की प्रोविजन देना चाहते हैं, हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगर वो कहते हैं जी आटा और चीनी जो है, जो करोड़ों डॉलर लगा के इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, अगर उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसानों को कोई सपोर्ट करनी है तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान ने जो 20 करेंगे यूरिया की प्राइस कम करने में, महंगाई, वहां क्या कर सकती है ऑपोजिशन? यहां तो वो चाहते हैं कि इस्लाहात में आपने वोट डालना है। गवर्नमेंट का एजेंडा देखिए, जहां पाकिस्तान को तकलीफ है, हाँ। जहां पाकिस्तान के शहरियों को तकलीफ है, वो बात नहीं करना चाहते। नहीं, एग्रीड, हाँ। तकलीफ है, हाँ। लेकिन वहां पर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मसाइल का हल तो आपके पास भी नहीं है। क्यों हल? आपके सिर्फ बैठने से कैसे हल निकलेगा? देखिए ना जी, बात यह है कि अगर हमें गैस की प्रोविजन में इनको जो भी प्रॉब्लम है, लेजिस्लेटिव प्रॉब्लम है, हम हल करेंगे।
अगर वो समझते हैं कि यूरिया की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और गैस की वहाँ एलोकेशन, लेजिस्लेटिव मसले हैं नहीं ना, लेजिस्लेटिव मसले तो यहाँ है इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंदर, ये different हुकूमत चीज़ों के में। मसले हैं ना, ये हमारे ऑपोजिशन के मसले नहीं हैं। हमारे मसले वो हैं जो पाकिस्तान के अवाम के लेकिन मसले। फवाद को आपने सुना ना, वो कहते हैं कि आप लोग चूंकि हुकूमत गिराने में ही मसरूफ रहे कि हर 6 महीने के, इसलिए नहीं हो सका कुछ। देखिए, इनसे पूछें पिछले 6 महीने में जितने सेशन हुए हैं, हुकूमत का कोरम ही नहीं है। ठीक, प्रैक्टिकली हमें हर रोज दावत देते हैं कि कोरम कॉल करो, क्योंकि इनके पास कोरम नहीं है। आज भी कोरम नहीं था, कल भी कोरम नहीं था। नवंबर का जो पूरा सेशन था उसमें गवर्नमेंट का कोरम नहीं था। तो कौन सी संजीदगी है गवर्नमेंट की? और देखिए बात ये दूसरा, एक वहां गैर संजीदगी, दूसरी गैर संजीदगी ये कि 2 नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई, आर्मी चीफ आए, DGIS आए, वजीर आजम की कुर्सी खाली है और खाली रहती है। तो फिर हम वो क्या इंप्रेशन है? इंप्रेशन यही है कि वजीर आजम ऑपोजिशन से बात नहीं करना चाहते। तो मोहतरम वजीर साहब जो हर 4 हफ्ते बाद ये गुफ्तगू फरमाते हैं, वो ये करते नहीं, लेकिन वजीर आजम की तरफ से कोई संजीदगी नहीं। फवाद चौधरी का इल्जाम ये था कि ऑपोजिशन चूंकि हुकूमत गिराने में मसरूफ रही, इसलिए मुख्तलिफ इशूज़ पे इलेक्टोरल रिफॉर्म, चेयरमैन नैब के हवाले से बात नहीं हो सकी। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब ये समझते हैं कि कभी आपकी हुकूमत, आपकी जमात, आपके वज़रा कभी सीरियस थे ही नहीं रिफॉर्म के हवाले से। ये जो अभी पीछे तो गुफ्तगू चलती रही है ना कुछ दिन पहले इंटीरियर मिनिस्टर की और मियां शहबाज शरीफ की, कि उन्होंने कहा कि जी मैं डरावना ख्वाब हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए, और वो फिर उन्होंने कुछ सुहाना ख्वाब वाली बात की थी, या जो भी सिलसिला था। ये एक ऑपोजिशन को शायद ये ख्याल है या उनकी लीडरशिप को ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में ऑब्सेस्ड हैं, और इनकी बातों से ये लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऑब्सेस्ड है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही थी और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली थी, तो सो व्हाट, आप अपना पार्लिमानी किरदार अदा करें। आप अपना वो बाद में शिकायत करते हैं कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमको नहीं दिखाई, आप उस मीटिंग में आए ही नहीं। अगर आप आए होते, वो डिफेंस की कमेटी की मीटिंग में भी वो पॉलिसी डिस्कस हुई है, और अभी भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो कहते हैं कि अगर आप कहें तो मैं पार्लियामेंट के सामने भी लेके आ जाऊंगा। ये खुद ही कोऑपरेट नहीं करते, ये खुद कंस्ट्रक्टिव नहीं है, और इनका भी वन ट्रैक माइंड इसी तरफ है कि जी इनको इख्तियार नहीं मिला हुआ, किसी ना किसी तरह से वो जो है डिस्टेबलाइज करें गवर्नमेंट को और वो इख्तियार हासिल करें, और वो भी बिल्कुल खाम ख्याली और खुद फरेबी, सेल्फ डिसेप्शन एंड विशफुल थिंकिंग है। जिस तरह वजीर इत्तलात ने कहा कि ये हर 6 महीने में कहते हैं कि जी बस मैं 16 साल की उम्र से सुनता आ रहा हूं कि मार्च में क्विक मार्च होगा। वो PDM का जलसा दिसंबर 2019 में या उसमें 20 में जो हुआ था कि जी अगले 3 महीने में हुकूमत गिर जाएगी, उसके बाद हर 3 महीने बाद कोई नई डेडलाइन आती है, अब भी वो चल रहा है। तो वो तो ऐसे ही बेकार बातें हैं और उनका कोई ताल्लुक नहीं है ये जो वज़रा बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने फिर से कहूंगा इन क्लोजिंग कि जी धुआं तभी होता है जब कोई आग लगी होती है, और आग लगी हुई है और उसके पीछे भी बड़ी हिस्ट्री है जो मौरूसियत की और डिसग्रंटलमेंट की, जो मैंने आपको बता दी है, वो जो है किरदार अदा कर रही है। डॉक्टर साहब, आग ये लगी हुई है कि $25 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है 6 महीने में, जो कि अगले 6 महीने बाद $50 बिलियन का हो जाएगा। अगले साल पाकिस्तान ने $30 बिलियन की कमिटमेंट्स, जो इन्होंने 35.1 बिलियन का कर्जा फॉरेन लोन लिया है, लेकिन डोमेस्टिक लोन भी बहुत है। ये क्राइसिस, आग असल में ये लगी हुई है। आग ये नहीं लगी हुई कि जनाब अपोजिशन बात नहीं कर रही और वो नहीं हो रहा। आग पाकिस्तान का गहरा होता हुआ मुआशी बहरान है और उसके साथ जुड़ा हुआ है गहरा होता हुआ खारजा पॉलिसी का बहरान है, जिसमें चीन को और अमेरिका को हमने नाराज कर लिया। मगरबी जमहूरियत में ये होता है कि जो ऑपोजिशन इन वेटिंग होती है, जिसने हुकूमत बनानी होती है, जो समझती है कि हम हुकूमत बना सकते हैं, उनके पास अल्टरनेट सॉल्यूशंस होते हैं। वो कहते हैं कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी गलत है, ये फिस्कल मैयर गलत है, ये होना चाहिए था, ये फॉरेन पॉलिसी गलत है, ये डिफेंस पॉलिसी गलत है। फॉर सब इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इन्होंने एक पॉलिसी लाई, उसको भी पार्लियामेंट में नहीं लेके आए। आपके पास अल्टरनेट क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इनकी है, ठीक है, क्या है उसको? इस पे तो एक अलग प्रोग्राम होगा। सिर्फ एक जुमला कह के आपसे इजाजत लूंगा कि एक कमजोर हुकूमत ने एक खोखली पॉलिसी अनाउंस की है, क्योंकि हुकूमत का जो अमल है पिछले 3.5 साल से वो उस पॉलिसी के बरक्स है। इस हुकूमत ने जियो इकोनॉमिक्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया। आपको याद है कि अनाउंस किया गया कि जी हम हिंदुस्तान से ट्रेड शुरू कर रहे हैं, इमरान खान साहब को
पाँव ठंडे हो गए, उन्होंने कहा नहीं ये तो आप नहीं लोगों हो ने सकता। तनकीद की। तो हम तो करेंगे क्योंकि ये हुकूमत खुद जो है, जब मोदी का यार गद्दार कहकर हुकूमत में आती है तो फिर इनको खुद भी उसी मयार पर परखा जाएगा, उनके पांव के नीचे वही आग जलाई जाएगी जो उन्होंने अपोजिशन के पांव के नीचे जलाई थी। और बात यह कि अगर आपने जियो इकोनॉमिक्स करनी है तो जियो इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी मिसाल नवाज शरीफ कायम कर गए हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो दैट इज कॉल्ड जियो इकोनॉमिक्स, कि आपने एक लॉन्ग टर्म फैसला किया है जिसके आपने सुना होगा कि वजीर आज़म इमरान खान बहुत जल्दी शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे चीन के अंदर, फरवरी के पहले हफ्ते में। जी बड़ी अच्छी बात है। अगर उनको 3.5 साल बाद ये ख्याल आ गया है, सेकंड टाइम होगा। नहीं, बात यह है इससे पहले कर नहीं, चुके। बात है कि चीन के साथ हमारा जो बिहेवियर है, वो जो पूरी सीपेक का प्रोग्राम था उसको इस हद तक आहिस्ता कर दिया गया, उसके प्रोग्राम, और फिर उसमें जो हुकूमत की दूसरी तरफ नाअहली है, जो टेररिज्म को ये अपीज कर रहे हैं कि ना सिर्फ टीएलपी के साथ मुआहिदा, डॉक्टर साहब खुफिया हुए भी कितने हफ्ते हो गए, हमें नहीं पता टीएलपी से क्या मुआहिदा किया है, और टीबीपी के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, आपको याद है कि पहले सदर मुमलिकत ने, फिर वजीर खारजा ने उनको कहा कि हम आपके साथ आम माफी देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर, उन्होंने कहा हमें आपकी आम माफी नहीं चाहिए, हम आपके आइन को नहीं मानते। और अभी भी जो क्राइसिस आया हुआ है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है तालिबान के आने से, उसकी अफगानिस्तान में इतनी खुशी नहीं मनाई गई जितनी पाकिस्तान में खुशी मनाई गई है। इट्स वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर। तो इमरान खान की जो मेगाफोन डिप्लोमेसी है, नुकसान उसने पहुंचाया है। तो हम ये कहते हैं कि हम मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, हम उस तरह की डिप्लोमेसी करेंगे कि नवाज शरीफ ने डिप्लोमेसी करके पाकिस्तान को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुस्तकिल रुकन बना दिया। दिस इज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इसको कहते हैं कि हमने रशिया के साथ, रूस के साथ, जो पाकिस्तान का मुखालिफ रहा है, हमने पहला मुआहिदा डिफेंस कोऑपरेशन का 2014 में किया, जो अभी तक चल रहा है, इसके तहत मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड जियो इकोनॉमिक्स। ये है डिप्लोमेसी। इमरान खान की मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं है कि एब्सोल्युटली नॉट करके और शैकल्स ऑफ स्लेवरी तोड़ दिए करके तो आप पाकिस्तान को मुसीबत में डाल दें। कमेंट कर दीजिए कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लाना, उसको वाज़ेह करना, इनिशिएटिव लॉन्च करना तो बड़ा पॉजिटिव मुस्बत इकदाम है, लेकिन पार्लियामेंट में ना ले जाना, पार्लियामेंट से बगैर ही उसको अनाउंस कर देना, क्यों नहीं, क्या वजह है इसकी? नहीं जी, देखिए, मैं वो पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 4 दिन हो गए नहीं, इसको डिस्कस किया गया, पेश की गई, लेकिन इन्होंने उसको बॉयकॉट किया ऑपोजिशन वालों ने। हालांकि उससे पहले वाली मीटिंग्स में वो आते रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी वो, अब मोईद यूसुफ साहब ने आज से तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले जुमे के दिन, इससे पिछला जुमा जो था जिससे रिलीज हुई है, आके डिफेंस कमेटी को सेनेट की, जिसको मुशाहिद हुसैन साहब सदारत करते हैं, जिसकी अब उसमें आके पेश की, और ये कहा कि हम दोबारा भी, और बयान दे चुके हैं वो कि भाई दोबारा भी हम इसको ला सकते हैं पार्लियामेंट में। और इस पे ये इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है और इस पे जो इसको ला सकते हैं। वक्त हमारा खत्म हो गया। कर रहा है एक जुम्मे का सेशन, मंडे का सेशन, ट्यूसडे का सेशन, अभी तक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की शक्ल वलीद साहब का बहुत शुक्रिया। बहस आपने देखी। नाज़रीन, फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।